अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रोफेसर ताहिर हेयर फ्रॉम रीडर कॉलेज मियाँ वाली। बच्चे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बच्चे हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं मेरा बच्चा एक दफ़ा बुक से जाके रीड आउट लाजमी कर लिया करें। ऐसी बात नहीं है कि हम चीज़ें आपको छुड़वा देते हैं, कोई ना कोई चीज़ हम ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ टॉपिक के अंदर क्लियर करते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप बुक से भी गो थ्रू हुआ करें ताकि आपको चीज़ों का पता चल जाए कि वहाँ पे कैसे लिखी हुई हैं और यहाँ पे हमें किस तरह नोट्स की फॉर्म में चीज़ें बना के भेजी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सबसे पहले बच्चे हम एक्सक्रीशन को डिफाइन करेंगे। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है मेरा बच्चा। अब जैसे हमने कहा था कि एक्सक्रीशन हमने एनिमल्स के अंदर पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए, जैसे हमने कहा था कि एक्सक्रीशन हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, किन को हमने एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बाहर निकालना है। तो इसी तरीके से अब हम अगर एक्सक्रीशन एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो हमें भी पता तो हो ना कि एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जिनको हमने एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बाहर निकालना है। तो आप हेडिंग देंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। वाटर, साल्ट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स। अब बच्चे बात वाजे हो गई कि पानी, साल्ट और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है ना वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती है एनिमल्स के अंदर। अब जो वाटर और साल्ट है मेरा बच्चा ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इसका जो रिमूवल है ना, इसकी जो एक्सक्रीशन है वो कंडीशन पे डिपेंड करती है। कौन सी कंडीशन पे, चलें देख लेते हैं। इफ़ देयर इज हाइपोटोनिक सिचुएशन इन एन एनिमल बॉडी इट रिमूव्स वाटर। देखना मेरा बच्चा कहता है कि अगर एक एनिमल्स की बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक सिचुएशन हो, हाइपोटोनिक सिचुएशन का क्या मतलब कि एक एनिमल्स की बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा हो, ठीक है, और साल्ट कम हो तो वो वाटर को बॉडी से रिमूव करेगा। एंड इफ़ देयर इज़ अ हाइपरटोनिक यहाँ पे मैं वाई लिखना भूल गया, हाइपरटोनिक सिचुएशन इन एन एनिमल्स बॉडी इट रिमूव साल्ट। यानी कि क्या कहता है, अगर हाइपोटोनिक सिचुएशन हो एनिमल्स की बॉडी के अंदर तो वो वाटर को रिमूव करेगा, अगर हाइपरटोनिक सिचुएशन हो तो वो साल्ट को रिमूव करेगा। ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन ये माइन्यूट बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में ये रिमूवल, ये एक्सक्रीशन होती है मेरा बच्चा। अगली चीज़, बट नाइट्रोजनस वेस्ट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। लेकिन सबसे ज़्यादा एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनती है और जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन कराई जाती है ना वो नाइट्रोजनस वेस्ट है मेरा बच्चा। यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट की जगह आप पार्ट भी लिख सकते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो मेरे बच्चे हम देख लेते हैं कि ये जो वाटर और साल्ट को डिस्कस नहीं करते क्योंकि मैंने कहा कि ये बिल्कुल माइन्यूट थोड़ी सी मिकदार में होता है, इसका एक्सक्रीशन कराई जाती है। ठीक है, तो हम जो मेजर पार्ट है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एनिमल्स के अंदर वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो हम बच्चे इसी की प्रोडक्शन को देखते हैं कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता किधर से है, कहाँ से बन के आता है मेरे बच्चे। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग देंगे प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनिमल्स बॉडी। Due to the catabolism of amino acids, amino group is released. This process is called deamination. क्या कहता है मेरा बच्चा, सबसे पहले तो ये बाद में समझूंगा, आपको कैटाबोलिज्म का पता हो। आपने मेरा बच्चा कच्ची पक्की क्लास के अंदर पढ़ा था मेटाबोलिज्म, डिफाइंड मेटाबोलिज्म, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखी थी कि सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबोलिज्म। ठीक है, कि मेटाबोलिज्म क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना उन सबको मिला के मेटाबोलिज्म कहते हैं। अब मेटाबोलिज्म की दो टाइप्स होती थी, एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में हम क्या करते हैं, दो छोटी चीज़ों को, दो या दो से ज़्यादा छोटी चीज़ों को मिलाते हैं और एक बड़ी चीज़, एक कम्प्लेक्स, एक पेचीदा चीज़ बनाते हैं। जैसे हम क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, जैसे कार्बन और वाटर को मिलाते हैं और कम्प्लेक्स चीज़ ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये तो होता है एनाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म क्या होता है, एक कम्प्लेक्स चीज़ को तोड़ के सिंपल चीज़ में लेके आना। ठीक है, जैसे ग्लूकोज को तोड़ के दोबारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर लेके आना, ये कैटाबोलिज्म होता है। कैटालाइसिस से निकला है, इंग्लिश का वर्ड है कैटालाइसिस, तोड़ना। ठीक है, ब्रेक डाउन करवाना। तो कैटाबोलिज्म अमाइनो एसिड एक कम्प्लेक्स चीज़ है, एक पेचीदा चीज़ है। जब इसका कैटाबोलिज्म किया जाता है ना तो आपको पता है अमाइनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है ना, ये आपके सामने पड़ा है, ये देखें, ये अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला है। ये एक अमाइनो एसिड का इसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है। तो जब इसकी कैटालाइसिस करवाई जाती है तो इसको तोड़ा जाता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रिलीज होता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसको इग्नोर करें। अमाइनो ग्रुप भी रिलीज होता है। अब ये अमाइनो ग्रुप क्या करता है मेरा बच्चा,
ड्यू टू द कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप इज रिलीज, और इस प्रोसेस को डी अमाइनेशन कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लगेगा मेरा बच्चा कि डिफाइन डी अमाइनेशन, तो आपने कहना है अमाइनो एसिड की को कैटाबोलिज्म, अमाइनो एसिड की कैटाबोलिज्म से अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, इस प्रोसेस को डी अमाइनेशन कहते हैं। अब द रिलीज्ड, यहाँ पे डी पान लगाना था, पाना नहीं लगाना था, the released amino acid the released amino group is used to form other amino acids or it would be removed, यानी कि जो अमाइनो ग्रुप आपके पास ये निकला है ना, ये जो रिलीज हुए, इसको या तो दोबारा इसी तरह का नया अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर अगर ये अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो इसको बॉडी से रिमूव करना है, इसको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होने देना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन मौजूद है और नाइट्रोजन की स्टोरेज हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है मेरा बच्चा। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट पेज। अब आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन वेस्ट कैसे बनता है, तो आपने देख लिया कि डी अमाइनेशन से बनता है, एनिमल्स के अंदर डी अमाइनेशन से नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। अब हमें पता चल गया, तो अब हमने उस नाइट्रोजनस वेस्ट को एनिमल्स की बॉडी से बाहर निकलवाना है, तो आपने हेडिंग देनी है एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनिमल। The amino group which is not reused to form amino acid will be dissolved in water to be excreted। अब क्या कहता है मेरा बच्चा, ये कहता है कि ये देखें ना, मैंने कहा था कि एक अमाइनो ग्रुप जो रिलीज होता है ना, या तो वो नया अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर उसको बॉडी से निकाल दिया जाता है। तो ये आगे इस हेडिंग में कहता है कि अगर वो अमाइनो ग्रुप नया, यानी कि वो रीयूज़ नहीं हुआ, वो नया अमाइनो एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल अगर नहीं हुआ ना, तो फिर उसको रिमूव कराना है। तो रिमूव कराने के लिए क्या किया जाता है, उसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व होता है, और वो वाटर किसका होता है, प्लाज्मा का वाटर होता है। ब्लड आपने पढ़ा है ना, ब्लड के अंदर 14वें चैप्टर में ट्रांसपोर्ट वाले में आपने पढ़ा था, ब्लड के अंदर ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा। यानी कि ब्लड में से अगर ब्लड सेल निकाल लें, यानी कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स निकाल लें, तो जो चीज़ आपके पास बचती है उसको प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर वाटर मौजूद होता है मेरा बच्चा। ठीक है, तो यही बात वो बोल रहा है कि अगर अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड बनाने के लिए रीयूज़ नहीं हुआ, तो उस अमाइनो ग्रुप को, वो अमाइनो ग्रुप डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा के वाटर के अंदर, ताकि उसको एक्सक्रीट किया जा सके, बॉडी से बाहर निकाल दिया जा सके। क्यों बॉडी से बाहर क्यों निकाला है, क्योंकि वो प्लाज्मा के अंदर, वो प्लाज्मा के पानी के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, और अगर उसको बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो वो इस तरीके से तो थोड़ा थोड़ा अमाइनो ग्रुप आता रहेगा, और जो है ना प्लाज्मा के वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता रहेगा। और आपको पता है प्लाज्मा ब्लड का पार्ट है, और ब्लड हमारे जिस्म की हर सेल तक जाता है। तो ये अमाइनो ग्रुप जो कि टॉक्सिक है, ये भी हमारे बॉडी के हर सेल तक जाएगी और अपना जहरीला असर हमारे हर सेल पे छोड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से इसको प्लाज्मा से निकालना है अब। ठीक है, यानी कि क्यों निकालना है, अब वो वजह भी बताता है कि ये एक्यूमुलेट होता रहे भाई, क्या हो जाएगा, तो वो आगे बताता है बिकॉज इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैन काज कन्वर्जन कॉमा एंड इवेंचुअली डेथ। कहता है कि अगर प्लाज्मा के अंदर ये अमाइनो ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता रहे ना, तो इसका मसला क्या बनेगा, प्लाज्मा के अंदर जब नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल बढ़ जाएगा ना, तो आपको झटके लगेंगे। कन्वर्जन कहते हैं झटके लगने शुरू हो जाएंगे, आप कोमा में चले जाएंगे, और आखिरकार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फौत की हो जाएगी आपकी भाई। तो उससे बचना है तो प्लाज्मा से नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना है। दिस नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन अमाइनो ग्रुप इज रिलीज्ड इन 3 फॉर्म्स, दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। मैंने बच्चे क्या कहा कि नाइट्रोजन वेस्ट में असल में टॉक्सिक चीज़ क्या होती है, अमोनिया होती है, क्योंकि उसमें अमोनिया मौजूद होती है। अब वो अमोनिया एनिमल्स के अंदर 3 फॉर्म्स के अंदर रिलीज होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म उस उस नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं, कुछ उस नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, और कुछ उस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, मेजरली इन 3 फॉर्म्स के अंदर एनिमल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते होते हैं। लेकिन अ लो क्वांटिटी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्रिटीन एंड ट्राइमिथाइल अमाइड ऑक्साइड। लेकिन नाइट्रोजन कुछ अमाउंट में, नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ अमाउंट में इन 3 फॉर्मों में भी निकलता है। ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, क्रिटीन एंड ट्राइमिथाइल अमाइड ऑक्साइड, यानी कि इन मैंने कहा
ज़्यादातर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना वो अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में निकलता है, लेकिन कुछ अमाउंट नाइट्रोजनस वेस्ट की इन 3 फॉर्म्स में भी निकलता है, क्रिटीन एंड ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड, इस फॉर्म में भी। और बिल्कुल थोड़ा सा नाइट्रोजन वेस्ट एक और फॉर्म में भी निकलता है, इन अ वेरी माइन्यूट, कहते हैं बिल्कुल थोड़ा क्वांटिटी। नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ प्यूरिन एंड पेरिमिडीन। प्यूरिन और पेरिमिडीन की फॉर्म में भी कुछ नाइट्रोजन वेस्ट को निकाला जाता है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन वेस्ट जो प्यूरिन और पेरिमिडीन की फॉर्म में निकलता है वो एज इट प्यूरिन और पेरिमिडीन की फॉर्म में नहीं निकलता, बल्कि जब एक्सक्रीशन करवाई जाती है ना, एक्सक्रीशन करवाने से पहले वो एनिमल क्या करते हैं, वो प्यूरिन और पेरिमिडीन को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं कुछ कंपाउंड्स के अंदर, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर। वो क्या कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन एंड एलेंटाइन। इन कंपोनेंट्स के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन कंपाउंड्स के अंदर इन प्यूरिन और पेरिमिडीन को तोड़ा जाता है और फिर इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बात समझ आई? मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा कि जो नाइट्रोजन है ना, जो टॉक्सिक है, वो मेजरली ज़्यादातर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में, शक्ल में एनिमल्स की बॉडी से निकलती है, लेकिन कुछ नाइट्रोजन, कुछ टॉक्सिक नाइट्रोजन क्रिटीन और ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड की फॉर्म में भी निकलती है, और कुछ टॉक्सिक नाइट्रोजन प्यूरिन और पेरिमिडीन की फॉर्म में भी बॉडी से बाहर निकलती है। लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, एग्जैक्ट उस टॉक्सिक नाइट्रोजन को प्यूरिन और पेरिमिडीन की फॉर्म में बॉडी से बाहर नहीं निकालते, बल्कि क्या करते हैं, वो इस प्यूरिन और पेरिमिडीन की फर्दर एक्सक्रीशन करवाने से पहले इसकी ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, और उससे बनता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन और एलेंटाइन, ये बनते हैं। इनको फिर एनिमल्स अपनी बॉडी से बाहर निकालते होते हैं मेरे बच्चा। तो जो आपके पास जो टॉपिक था ना, डिस्कस द एक्सक्रीशन इन प्लांट, वो यहाँ पे बच्चे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे जो है ना, अगला टॉपिक आपके पास बुक में तो इसने इकट्ठा करके लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी बच्चे आ जाता है, और ये आपके पास वेरी 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे बच्चे, और सबसे औखा खच वाला टॉपिक भी यही है बच्चे। इसको समझना है, बुक में बड़ा मुश्किल करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसको आसान बना दूं। अब मुझे तो बड़ा आसान लगा है, आप लोगों को भी इंशाल्लाह आसान लगेगा। थोड़ी सी तवज्जो करनी है मेरा बच्चा, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बायोलॉजी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा कुछ आसान है, बातें हैं सारी की सारी। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी, क्वेश्चन कैसे आएगा, डिस्कस द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा है, तो इसका आंसर अभी मैं बताऊंगा, तो बाद में आपको क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। बच्चे अभी मैंने कहा था, जहाँ पे किधर गई, ये पढ़ी, यहाँ पे अभी हमने बात की थी ये जहाँ पे कि नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन जो है ना वो रिलीज होती है 3 फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन, इस टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट को निकालते हैं, कुछ यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, कुछ यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। यही बात इधर की गई है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया ना कि नाइट्रोजन डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर निकलती है, तो ये चीज़ डिपेंड किस पे करती है, यानी कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल देते, या सारे यूरिया की फॉर्म में निकाल देते, या सारे यूरिक एसिड की फॉर्म में निकाल देते। मुख्तलिफ क्यों है, ये निकालना तो वही नाइट्रोजन वेस्ट को ही है ना बॉडी से, तो वो एक ही फॉर्म में क्यों नहीं निकालते, ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ फॉर्मों में क्यों निकाल रहे हैं। तो बच्चे वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म रह किधर रहा है, उसके हैबिटेट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो है ना अपना नाइट्रोजन वेस्ट अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग देख के रिमूव करते हैं। ठीक है, अभी वो आपको समझ आ जाएगी कि ये बात मैंने कैसे की है, कि किस तरह वो हैबिटेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना एक अलग हैबिटेट में रहता है तो वो अमोनिया की फॉर्म में निकाल रहा है, और दूसरा अलग हैबिटेट में रह रहा है तो वो यूरिया की फॉर्म में निकाल रहा है, तीसरा अलग इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वो यूरिक एसिड की फॉर्म में कैसे नाइट्रोजन वेस्ट निकाल रहा है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेरा बच्चा पहली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया को। बच्चे अमोनिया का ये फार्मूला है आपके पास, वेरी टॉक्सिक है, बहुत जहरीली है, वेरी क्विकली डिजॉल्व्ड इन बॉडी फ्लूइड। बच्चे इसकी एक खासियत है कि ये बॉडी जो फ्लूइड है ना, यानी कि सेल के जो साइटोप्लाज्म वगैरह है, ब्लड का जो प्लाज्म है, उसके अंदर ये बड़ी जल्दी हल हो जाती है। सो इट्स कंसनट्रेशन शुड बी लो इन आवर बॉडी, क्योंकि ये टॉक्सिक है और ये जल्दी डिजॉल्व हो जाती है बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो एनिमल्स को चाहिए कि इसकी कंसनट्रेशन अपनी बॉडी के अंदर जितनी कम रख सकते हैं रखें, क्योंकि ये टॉक्सिक है।
तो अब इसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या चीज़, कैसे कैसे इसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में कम रखा जा सकता है? टू मेंटेन इट्स लो कंसंट्रेशन इन बॉडी अ लॉट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। मेरा बच्चा, इसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में अगर कम रखना है तो ऐसे एनिमल्स जो इसकी बॉडी को यानी कि एनिमल्स को अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी में कम रखना है ना, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होगा। दैट इज़, आगे बताता है कि 500 ml वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। खुद अंदाज़ा लगा लें मेरा बच्चा कि अगर 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो आपको 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होगा। ठीक, यानी कि वाटर बहुत बड़ा ज़्यादा चाहिए होता है अगर अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालना है। यह एमसीक्यूज भी लगेगा कि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए कितना पानी रिक्वायर्ड होता है, तो आपने कहना है 500 ml। So animals having internal hypotonic environment can keeps ammonia as an excretory product। तो मेरा बच्चा, ऐसे एनिमल्स जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ना हाइपोटोनिक होगा, क्या होगा? हाइपोटोनिक, यानी कि जिनके अंदर पानी ज़्यादा होगा ना, ऐसे एनिमल जिनके अंदर पानी ज़्यादा होगा, जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा, तो वही अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजस वेस्ट को निकालेंगे, क्योंकि उनके पास पानी की ज़्यादती, उन्होंने पानी वैसे भी बॉडी से निकालना है, क्योंकि पानी की ज़्यादती है उनकी बॉडी में। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो हमारे पास नाइट्रोजस वेस्ट है, हमने वैसे भी पानी को निकालना है, तो अमोनिया बना लेते हैं, और अमोनिया भी साथ साथ उस ज़्यादा पानी हमने निकालना है तो अमोनिया बना लेते हैं। तो अमोनिया को भी हम 500 लीटर पानी जब बाहर निकालेंगे तो 1 ग्राम अमोनिया का भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यही बात लिखी गई है। सो एनिमल्स हैविंग इंटरनल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कैन कीप द अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे एनिमल्स नाइट्रोजस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालेंगे जो वाफिर मिकदार जिनके पास पानी की होती है। समझ आई? Organisms that remove nitrogenous waste in the form of ammonia from their body are called अमोनोटैलिक। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकालेंगे उनको अमोनोटैलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक। मिसाल है आपके पास ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। बच्चे आपको पता है फ्रेश वाटर जो है ना हाइपोटोनिक होता है, उसमें पानी साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म को भी पानी वाफिर मिकदार में अवेलेबल होता है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर वो पानी ज़्यादा ले भी जाते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और पानी बॉडी से बाहर निकाल भी लेते हैं मेरा बच्चा। तो जैसे ही वाफिर मिकदार में पानी निकालते हैं तो साथ 1-1 ग्राम, हर 500 मिलीलीटर वाटर निकालते हैं तो 1 ग्राम अमोनिया का भी निकाल देते हैं। इसकी एग्जाम्पल है आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेज जो फ्रेश वाटर में रहती है मेरा बच्चा। अगला हम डिस्कस करते हैं मेरा बच्चा, अगली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम डिस्कस करते हैं यूरिया को। अब यूरिया जो है ना मेरा बच्चा, अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजस वेस्ट को अपनी बॉडी से निकालते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाली जगह पे रहते हैं, यानी कि उनका हैबिटाट ऐसा होता है जहाँ पे पानी ना बिल्कुल थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है ना बिल्कुल ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये यूरिया की फॉर्म में नाइट्रोजस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। इन लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अमोनिया कैन नॉट बी केप्ट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बिकॉज फॉर एक्सक्रीटिंग अमोनिया अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। मेरे बच्चा देख लेना, वो कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाली जगह पे रहते हैं तो वो अमोनिया की फॉर्म में तो नाइट्रोजस वेस्ट को अपनी बॉडी से नहीं निकाल सकते ना। क्यों? क्योंकि भाई पहले ही वो कम पानी वाली जगह पे मौजूद हैं। वो अगर अमोनिया की फॉर्म में निकालेंगे नाइट्रोजस वेस्ट को, तो आप अभी मैंने पीछे बताया कि अमोनिया के 1 ग्राम को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, 500 ml वाटर चाहिए होता है। तो अगर इसी तरीके से वो अमोनिया की फॉर्म में अगर नाइट्रोजस वेस्ट बॉडी बाहर निकालें तो हर 1 ग्राम के साथ उनकी बॉडी से तो 500 ml वाटर निकलेगा। तो इस तरीके से तो उनकी वो बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी, और पहले ही वो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाली जगह पे मौजूद है। तो वो क्या करते हैं, वो मेरा बच्चा अमोनिया को एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि लेस टॉक्सिक होती है, और उसको बॉडी से निकालने के लिए उस नाइट्रोजनस वेस्ट की उस फॉर्म को बॉडी से निकालने के लिए पानी भी थोड़ा चाहिए होता है। सो अमोनिया इज चेंज इनटू यूरिया विच इज़ लेस टॉक्सिक फ्रॉम less toxic form and it requires only 50 ml of water to excrete 1 gram of urea। देख लें, वही बात कर दी ना कि अमोनिया को निकालने के लिए तो भाई 500 ml चाहिए था, 1 ग्राम अमोनिया का निकालना होता तो 500 ग्राम। तो ये यूरिया की फॉर्म में जो ऐसे एनिमल जो नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वाली जगह पे रहते हैं तो पानी तो वो अपनी बॉडी से ज़्यादा
बाहर नहीं निकाल सकते भाई, तो वो क्या करते हैं, वो अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में तब्दील कर देते हैं भाई। क्यों? क्योंकि यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए यूरिया के 1 ग्राम को बॉडी से निकालने के लिए सिर्फ 50 ml पानी चाहिए होता है, और अगर जहाँ पे अमोनिया होता तो उसके लिए तो 500 ml पानी चाहिए होता था। ठीक है, तो ये इन्होंने अडेप्टेशन अपने अंदर की। अमोनिया, अब एक क्वेश्चन आ जाता है मेरा बच्चा कि अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन अ साइकिल कॉल्ड यूरिया साइकिल। मेरा बच्चा, एक साइकिल के थ्रू जो है ना अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वो साइकिल मैंने यहाँ पे बना दिया मेरा बच्चा। इसको आपने, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास मेरा बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये साइकिल स्टार्ट किधर से होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑर्निथिन आपकी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है। इस अमाइनो एसिड के साथ एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो आपके पास बनता है सिट्रोलिन। क्या बनता है? सिट्रोलिन। इस सिट्रोलिन के साथ अमोनिया का एक और मॉलिक्यूल जुड़ता है और आपके पास बनता है आर्जिनिनोसेक्सिनेट। क्या बनता है? आर्जिनिनोसेक्सिनेट। अब आर्जिनिनोसेक्सिनेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है आर्जिनिन के अंदर। किसके अंदर? आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन के ऊपर एक एंजाइम काम करता है आर्जिनेज, और ये आर्जिनेज क्या करता है, इस आर्जिनिन को यूरिया में और ऑर्निथिन के अंदर तोड़ देता है। यूरिया हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, यानी कि अमोनिया अब यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गई, और ऑर्निथिन दोबारा आपके पास हासिल हो जाती है, यानी कि ये रिसाइकल हो जाती है। अब ये ऑर्निथिन जो अमीनो एसिड है, ये फिर नए यूरिया साइकिल के अंदर दोबारा इस्तेमाल हो सकती है। इस ऑर्निथिन के साथ नया अमोनिया का मॉलिक्यूल और नया कार्बन डाइऑक्साइड, और दोबारा ये साइकिल चल पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चा, तो यही बात लिखी गई है। जहाँ पे एक एमसीक्यूज भी लग जाता है कि यूरिया साइकिल के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं, तो आपने कहना है भाई 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। या ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाता है मेरा बच्चा कि एक यूरिया साइकिल के अंदर कितने अमोनिया इस्तेमाल होता है, आपने कहना है मेरे बच्चे 2। देखे ना, 2, एक जहाँ पे एक जहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब उधर हमने पढ़ा था अमोनिया के अंदर, ये किधर गया यहाँ पे, कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं भाई, ये अमोनिया के अंदर क्या है, एनिमल्स जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन बेस को अपनी बॉडी से निकालते हैं उसको अमोनोटैलिक कहते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को एनिमल्स दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजस बेस फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजस बेस को, यानी कि नाइट्रोजन को अपनी बॉडी से यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं, उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है। इसकी एग्जांपल है मैमल्स, एम्फीबियन, शार्क्स एंड बोनी फिशेस। मैमल्स, एम्फीबियन, शार्क्स। अब आप कहेंगे कि सर उधर भी आपने एक मछली का जिक्र किया, तो शार्क्स और बोनी फिशेस, लेकिन मेरे बच्चा मैंने कहा था वो फ्रेश वाटर वाली कार्टिलेजिनस फिशेस फ्रेश वाटर में रहती हैं। ये जो शार्क्स और बोनी फिशेस होती है ना, ये मेरीन वाटर में रहती हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है और साल्ट ज़्यादा होता है। पानी मौजूद होता है लेकिन वो साल्टी वाटर होता है, उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है मेरा बच्चा। ठीक है, तो ये हो गया। अब है आपके पास तीसरी और आखिरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसका नाम है मेरा बच्चा यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन बेस को यूरिक एसिड की फॉर्म में अपनी बॉडी से निकालते हैं। तो तीसरी और आखिरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम डिस्कस करते हैं मेरा बच्चा। एनिमल्स, अब मैंने पहले कहा था अमोनिया, ऐसे एनिमल जो अमोनिया को, जो नाइट्रोजन बेस को अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो एक्सेस ऑफ, यानी कि वाफिर मिकदार जहाँ पे पानी की होगी ना, वो वहाँ पे रहते होंगे, और जो यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं वो वहाँ पे रहते होंगे। देखे ना हैबिटाट, मैंने ऊपर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी ना, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटाट, आपको बात समझ आ रही है कि ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म रहता किधर है, कि जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से नाइट्रोजन जिस फॉर्म में निकाल रहा है ना, वो फॉर्म का ताल्लुक डायरेक्ट हैबिटाट से है। अगर वो ज़्यादा वाफिर मिकदार जहाँ पे वाटर की है वहाँ पे रहेगा तो वो अमोनिया की फॉर्म में निकालेगा नाइट्रोजन बेस को। अगर वो ऐसी जगह पे रहेगा, रहने की जगह हैबिटाट ही होता है ना, ऐसी जगह पे रहेगा कि जहाँ पे पानी ना ज़्यादा है ना कम, तो वो यूरिया की फॉर्म निकालेगा। लेकिन अगर ऐसी जगह पे एक एनिमल सर्वाइव कर रहा है जहाँ पे पानी बिल्कुल थोड़ी मिकदार में, जैसे डेजर्ट हो गया, तो वहाँ डेजर्ट वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं अपनी बॉडी से पानी। एनिमल्स इनहिबिटिंग इन एन एनवायरनमेंट फेसिंग एक्यूट को मतलब शदीद शॉर्टेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स विच कैन बी एलिमिनेटेड विद मिनिमम वाटर लॉस। अब देखें ना मेरे बच्चे, इसने कहा कि ऐसे एनिमल जो कि रहते हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जिसको एक्यूट शदीद पानी की कमी का सामना है, तो उनको ऐसी नाइट्रोजन बेस को निकालने के लिए ऐसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए होगी जो उनकी बॉडी से निकले तो साथ में बिल्कुल मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाए, बिल्कुल थोड़ा सा वाटर
बाहर जाए, क्योंकि उन्होंने बॉडी को बचाना है, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेज है वाटर की भाई। तो वो क्या करते हैं, सो दीज एनिमल सिक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो मेरे बच्चे ऐसे एनिमल क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों भाई, क्योंकि आप अब जहाँ पे देखें, क्योंकि 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए होता है। मेरा बच्चा बात अब मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए। अमोनिया को निकालेंगे तो उसका भी 1 ग्राम निकालेंगे, लेकिन 500 ml वाटर चाहिए। यूरिया को निकालेंगे तो उसका भी 1 ही ग्राम निकालेंगे, लेकिन 50 ml वाटर चाहिए। तो लेकिन जब आप निकालेंगे यूरिक एसिड को तो उस 1 ग्राम निकालने के लिए सिर्फ आपको 1 ml वाटर चाहिए। तो ये इस तरीके से तो इसी वजह से ऐसे एनिमल जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे पानी की शदीद कमी है, तो वो नाइट्रोजस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। और क्यों निकालते हैं ये वजह भी मैंने बता दी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहले ही वो शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो उनको पानी को अपनी बॉडी के अंदर बचाना है। तो वो नाइट्रोजस वेस्ट जब निकालेंगे तो वो चाहते हैं कि नाइट्रोजस वेस्ट के साथ पानी हमारी बॉडी से बाहर ना निकले, तो इसी वजह से वो नाइट्रोजस वो वेस्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए उनको सिर्फ 1 ml वाटर ज़रूरत होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए। अब मेरे बच्चे जैसे हमने उधर पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजस वेस्ट को निकालते हैं उनको अमोनोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। अब इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे जो यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजस वेस्ट को निकालते हैं, तो देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट रिमूव देयर नाइट्रोजस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। क्या पढ़ेंगे इसको, यूरिकोटैलिक। इसमें मेरा बच्चा आपके पास बर्ड्स आ जाते हैं, और वो वाले बर्ड्स जो हवा में रहते हैं, जैसे ईगल हो गया, बाज हो गया, वो ज़्यादातर हवा के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे पानी की रेप्टाइल्स आपके पास है, इंसेक्ट्स हैं, ये आपके पास मेरा बच्चा अपना नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं मेरा बच्चा। तो ये था आपके पास टॉपिक जिसका नाम था क्या नाम था भाई, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटाट। अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का ताल्लुक हैबिटाट से क्यों है, क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म जो है ना, क्योंकि हमने अभी कहा कि नाइट्रोजस वेस्ट एनिमल निकालते हैं अपनी बॉडी से, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में निकालते हैं। और वो क्यों डिफरेंट फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि भाई वो अपने हैबिटाट को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वाइव करना है, उन्होंने पानी को अपने अंदर बचाना है। तो अगर वो वाफर में पानी वाली जगह पे हैं तो वो अमोनिया की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि एक अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल को निकालने के लिए अमोनिया के 1 ग्राम को निकालने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। और अगर वो ऐसी मॉडरेट वाटर सप्लाई में है, यानी कि जहाँ पे पानी ना कम है ना ज़्यादा है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम दरिया भी नहीं रहते और बिल्कुल खुशी की पे भी मौजूद नहीं है, हम पानी उतना पी लेते हैं कि जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो मेरा बच्चा फिर हम क्या करते हैं, यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले इलाके में मौजूद हैं, तो वो क्या करते हैं मेरा बच्चा, वो अपनी नाइट्रोजस वेस्ट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में, कि उसको 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए क्योंकि सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए होता है, तो इसी तरीके से वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को बचा लेते हैं मेरा बच्चा। ये था आपके पास टॉपिक, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है ना इंशाल्लाह मैम आपको प्रेजेंट करेंगी। और अपना ख्याल रखिएगा मेरा बच्चा, साथ साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो हम आपको नोट करवा रहे हैं, ये आपके सिलेबस का, आप जैसे ही कॉलेज आएंगे तो ये सारा कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा होगा। आपका जो भी टेस्ट आगे स्टार्ट होगा उसमें ये चीज़ें आपको आपके कोर्स में इंक्लूड होंगी, ये दोबारा आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी मेरा बच्चा। और इनको क्लियर करके आपने अपने रजिस्टर पर लिखना है। बायोलॉजी तभी समझ आती है जब आप उसके नोट्स बनाएंगे। वैसे आप ये टॉपिक बुक से जाके पढ़ेंगे तो आपको मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी कि भाई बायोलॉजी मुश्किल है, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी कंसेप्चुअल है और मुश्किल है। आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद ज़रा जाके बुक से इस टॉपिक को एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा मेरा बच्चा। कुछ टेबल्स वहाँ पे पढ़े होते हैं वो, और अच्छा एक टेबल पढ़ा है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है ना आपके पास सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे ना, वो आपके पास अमोनोटैलिक थे, यानी कि वो अमोनिया की फॉर्म में निकालते थे नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लाइफ पानी के अंदर से शुरू हुई थी, तो वो पानी के अंदर रहते थे, तो वो अमोनिया की फॉर्म में अपनी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को निकालते थे। लेकिन फिर लाइफ ज़मीन पे आ गई, तो ज़मीन के ऊपर तो पानी मौजूद है नहीं, तो पानी को उन्होंने अपनी बॉडी से बचाने के लिए उन्होंने अपने अंदर एवोल्यूशन की, अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ की, और उन तब्दीलियों से फिर उन्होंने सीखा कि अगर हम
नाइट्रोजस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में ना निकालें बल्कि फॉर्म चेंज कर दें, यानी कि या यूरिया की फॉर्म में निकालें या या यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालें, तो हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर को बचा सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये एक टेबल के अंदर लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक दफ़ा देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा मेरा बच्चा, और मैं दोबारा कह रहा हूँ मेरा बच्चा, किसी को भी कोई चीज़ कोई मसला मसाइल होता है तो आप कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पे बता दिया करें, हम इंशाल्लाह आप लोगों की रहनुमाई करेंगे जितना हमसे हो सका। अपना ख्याल रखिएगा मेरा बच्चा, अल्लाह हाफ़िज़।